Besians, again a very important topic for you, that is DNA recombination technology, that is rDNA technology। ठीक है, तो rDNA टेक्नोलॉजी में ऐसे तो देखा जाए तो काफ़ी लेंदी पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स तो आप लिख ही सकते हैं समझने के बाद, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है मार्क्स गेन करने का, चूँकि इट्स अ रैपिड टाइम, अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहें लिखें, एग्ज़ाम में भी आपको टाइम सेव करना होता है, तो आपके लिए एक नया तरीका जिसको आप 2 से 3 बार अगर कॉपी में ड्रॉ करते हैं तो आपका 5 मार्क्स आसानी से गेन होगा और आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने से भी बच जाएंगे, आपको रटना भी नहीं होगा, याद भी नहीं करना होगा, बस 2 से 3 बार कॉपी में ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना है। दैट इज़ rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से 3 सवाल उठते हैं स्टूडेंट्स। पहला सवाल, डिस्कस rDNA टेक्नोलॉजी। चैप्टर 11 जो है बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसमें इसी एक टॉपिक में पूरा चैप्टर ख़त्म किया गया है, जिसके अंदर से काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, पर ये एक टॉपिक मेजर मानी गई है। लेकिन जो सेकेंड चैप्टर है इसका 12 नंबर चैप्टर एप्लीकेशन, उसमें से 2 चीज़ आती है, या तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, या तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो वो दोनों भी बहुत इजी हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात हम आज बायोटेक्नोलॉजी के बारे में करने वाले हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में आपको टू द पॉइंट आंसर करना होता है। ठीक है ना, तो देखिए ये है हमारा पहला टॉपिक rDNA टेक्नोलॉजी। और जितने भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है, वो इस वीडियो लेक्चर में जो मैंने बोर्ड मॉडल 2023 के लेक्चर्स दिए हैं आपको, 7-8 अभी जो भी लेक्चर मेरे हुए हैं, एग्ज़ाम तक आपको जितने लेक्चर्स मिल जाते हैं, अगर आप सिर्फ वही रिवीजन करके चले जाते हैं 8, 10, 12 लेक्चर्स, स्टूडेंट्स मोर देन 80% यू विल स्कोर। 80% तो आसानी से आप स्कोर करते हैं अगर आप इतने लेक्चर्स पढ़कर जाते हैं, क्योंकि उस लेक्चर से ही क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर rDNA टेक्नोलॉजी, दैट इज रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसके पहले आपने जो वीडियो देखी उसमें था रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाना, लेकिन यहाँ पे है रिकॉम्बिनेशन, एक DNA को खोल करके फिर से कहीं पर ज्वाइन करना ताकि वो अपनी कॉपी बना सके, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है रिकॉम्बिनेशन में, आपको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला, एक सोर्स जीनोम, सोर्स DNA। तो आपके पास कोई एक सोर्स होना चाहिए, या वो ह्यूमन DNA सोर्स हो, या वो किसी एनिमल का हो, किसी प्लांट का हो, किसी माइक्रोब्स का हो, जिस DNA पे आप काम करना चाहते हैं, आपके पास वो सोर्स सेल होना चाहिए। उस सोर्स सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसका जीनोम, जो कि ऑटोमेटिक है कि DNA होगा। तो मैंने यहाँ पे जीनोम लिखा है। ठीक है, तो सोर्स सेल आपका कोई भी हो सकता है, आइदर इट कैन बी योर प्रोकैरियोट्स, आइदर इट कैन बी योर यूकैरियोट्स, लेकिन उसके अंदर जो जीनोम है, दैट जीनोम विल बी आवर DNA, रिक्वायर्ड DNA। सपोज करिए अब आपको एक सोर्स मिल गया है जिसके पास DNA है। दूसरा, आपको चाहिए होता है एक वेक्टर। वेक्टर मतलब जिसके अंदर आप उस DNA को जोड़कर उसकी कॉपी बनाएंगे। तो उस चीज़ को मैंने लिखा है यहाँ पर बैक्टीरियल सेल, और जो वेक्टर का काम करेगा, पूरा बैक्टीरिया आपको नहीं लेना है, बैक्टीरिया के अंदर से वो चीज़ निकाल लेनी है जिसमें आप DNA को जोड़ सके। तो बैक्टीरिया के अंदर वो चीज़ जिसके अंदर हम DNA को अटैच कर सकते हैं ताकि वो अपनी कॉपी आराम से बना सके, उस चीज़ को हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। तो हम बैक्टीरिया के अंदर से इस पीले वाली चीज़ को, यानी कि प्लाज्मिड को आइसोलेट करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो एक तरफ सोर्स सेल, या तो प्लांट, या तो एनिमल, या तो बैक्टीरिया, उसके अंदर से आपको जीनोम बाहर निकालना है, उसका DNA। दूसरी तरफ बैक्टीरिया के अंदर से आपको प्लाज्मिड निकाल लेना है। तो इस दोनों को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों को निकालने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी एंजाइम जो बताई गई है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बोर्ड में क्या क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आती है कि DNA को आइसोलेट करने के लिए फ्रॉम एनी सेल, एनी जीनोमिक फैक्टर, DNA को आइसोलेट करने के लिए हम किस एंजाइम का यूज़ करते हैं? दैट इज़ नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसी को हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। तो आपने क्या किया स्टूडेंट्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इधर से पिंक कलर का जीनोम बाहर निकाल लिया और इसके अंदर से क्या निकाल लिया? प्लाज्मिड निकाल लिया। ठीक है,
बखूबी आपको ये समझ में आएगा और एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा लिखने से बच जाएंगे। अगर आप ये ड्रॉ कर देते हैं स्टूडेंट्स तो आपको 5 आउट ऑफ 5 ईजिली मिलेगा। तो यहाँ देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हमने क्या किया, दोनों को आइसोलेट कर लिया। अब दोनों अलग अलग है, लेकिन करना क्या है, दोनों को ज्वाइन करना है। इस प्लाज्मिड के अंदर आपको इस जीनोम को अटैच करना है। तो हम क्या करते हैं, इस जीनोम में से पूरा जीनोम नहीं बल्कि थोड़ा सा डीएनए कट कर लेते हैं जो मेरा रिक्वायर्ड सीक्वेंस होगा। और आपको जब आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। रिक्वायर्ड सीक्वेंस निकालने के लिए एक टेक्निक बताई गई, दैट इज़ नोन एज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग टेक्निक से हम कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को अलग कर लेते थे, याद कीजिए। तो स्प्लाइसिंग से हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड सीक्वेंस जो है हमारा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो जो आप इसमें से कट करके जो टुकड़ा आप कॉपी बनाना चाहते हैं, जब आप उसको बाहर निकाल लेते हैं तो उसको कहा जाता है डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट। क्या कहेंगे, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, यानी कि जो मेरी इच्छा वाला डीएनए सेगमेंट है उसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम प्लाज्मिड जो है उस प्लाज्मिड को ओपन करेंगे। वी विल स्टार्ट ओपनिंग द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के रूप में एक वेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस है जिसको हम कहते हैं PBR322। क्या कहते हैं, PBR322। ये भी बोर्ड एग्जाम का फेवरेट होता है PBR322। तो हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड के अंदर कट करेंगे प्लाज्मिड को और इस डिजायर्ड डीएनए और इस कटे हुए प्लाज्मिड को जोड़ देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कटा हुआ प्लाज्मिड है और इसमें मैंने क्या किया है, जो डिजायर्ड सैंपल डीएनए था उसको लाके जोड़ दिया। तो हाफ येलो और हाफ पिंक, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कटे हुए प्लाज्मिड में मैंने किसको लाके जोड़ दिया, डीएनए को जोड़ दिया। तो जोड़ने के लिए जो मेरी प्रोसेस होगी दैट इज एनीलिंग, उसी को हम क्या कहेंगे, एनीलिंग कहेंगे। लेकिन इसके लिए मेरे को जो एंजाइम चाहिए टू ज्वाइन, दैट इज नोन एज लाइगेज। तो लाइगेज किस में मदद कर रहा है, ज्वाइनिंग में मदद कर रहा है। लाइगेज ही है जो दोनों चीज़ों को ज्वाइन करेगा। किस दो चीज़ को, कटे हुए प्लाज्मिड, ओपन प्लाज्मिड को, और उसके साथ किसको, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को। तो डीएनए और प्लाज्मिड दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज। और इस स्टेप को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, दैट विल बी नोन एज एनीलिंग। तो देखिए यहाँ तक आपने जितना किया है, अगर आप कॉपी में बनाते हैं तो आप में इतनी कैपेसिटी है, यू आर 12th क्लास स्टूडेंट्स, आप पॉइंट वाइज लिख भी सकते हैं। सबसे पहले सोर्स सेल के जीनोम को और बैक्टीरियल सेल के प्लाज्मिड को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो हो जाता है फ्लक्चुएशन, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी टोन जो है ना ये, लेकिन इट्स ओके। तो हम क्या करेंगे फिर लास्ट में लाइगेज की मदद से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो लाइगेज की मदद से मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो मेरा प्लाज्मिड डीएनए और सैंपल डीएनए जुड़ा ना, इसी दोनों का जुड़ना आरडीएनए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आरडीएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। 2 मार्क्स में अगर ये आ जाए, 2 मार्क्स में अगर ये आ जाए तो आप इतना बना के यहाँ तक बना के छोड़ सकते हैं। लेकिन 5 मार्क्स में आता है तो थोड़ा सा और हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब आपके पास रेडी हो गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेकिन मकसद सिर्फ रिकॉम्बाइन करने का नहीं है। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप ये भी सोचेंगे कि चलो जो चीज़ मैंने बनाई है उसकी कॉपी तो करूं, उससे मैं फ़ायदा तो उठाऊं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी तो प्रोड्यूस करूं। तो अब जो आपने बनाया उसको आपको किसी होस्ट में डालना होगा जिसके अंदर जाकर वो चीज़ क्या करे, अपनी कॉपी बनानी शुरू कर दे। तो जाहिर सी बात है प्लाज्मिड है जो कि एक बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में रहने की आदत है, उसी में वो अपना काम करता है। तो क्यों ना हम इस होस्ट, इसके लिए जो होस्ट चुने वो हम एक बैक्टीरियल सेल ही चुने। तो समझिए मैंने यहाँ पे जो होस्ट सेल चुना है ये मैंने सपोज कीजिए इकोलाई चुना है। क्यों, क्योंकि इकोलाई में रेप्लिकेशन काफ़ी फास्ट होता है, कॉपी काफ़ी फास्ट बनाता है, वो मल्टीप्लिकेशन काफ़ी फास्ट करता है। तो मैंने क्या किया, इकोलाई का सेल लिया और उसी में मैंने अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया। जब मैंने इस चीज़ को इसमें डाल दिया और उसको एक कल्चर मीडिया दे दिया। कल्चर मीडिया का मतलब वो साधन जहाँ पे रहकर वो आसानी से मल्टीप्लाई और ग्रो कर सके। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया का सेल, इकोलाई बैक्टीरिया का सेल जैसे जैसे डिवाइड करेगा वैसे वैसे उसके अंदर का प्लाज्मिड भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा।
मतलब सेल डिवीज़न होगी इकोलाई बैक्टीरिया के सेल में, तो अंदर का जो प्लाज्मिड है वो भी तो अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, और इस तरह से आपका एक आरडीएनए, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत कम समय में अपनी कई सारी कॉपीज़ जो होगा वो प्रोड्यूस कर लेगा। तो मैंने नीचे लिखा है ग्रो इन कल्चर मीडिया, और यहाँ मैंने लिखा है सेल डिवीज़न, एरो दिखाया है प्लाज्मिड डिवाइड। सेल डिवीज़न होगा तो प्लाज्मिड भी डिवाइड करेगा। और देखिए कितना आसानी से बोर्ड पर मैंने आपके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोजेक्ट किया है। क्यों किया मैंने इस तरह से? क्योंकि आपके पास है मुश्किल से कम टाइम, तो मैं यही चाहूँगी कि 5 से 10 मिनट के अंदर आप ये पूरी टॉपिक अच्छे से समझ लें। तो ये आएगा 5 मार्क्स में, पर आप थ्योरी के लिए बिल्कुल मत डरिएगा कि थ्योरी कहाँ से आएगी। इसको बना देना ही 4+1 मार्क, 5 मार्क्स के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा मुझे थ्योरी लिखनी है, तो आप इस काम को ही सजा कर लिख दें। सबसे पहले आपने जो किया वो सेकेंड स्टेप, आपने दोनों को ज्वाइन किया लाइगेज। तीसरा स्टेप, आरडीएनए को आपने एक होस्ट में डाला, होस्ट के तौर पर आपने इकोलाई को लिया। चौथा स्टेप, अब ये क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा, सेल डिवाइड करेगा। सेल के डिवाइड होने से प्लाज्मिड ऑटोमेटिक डिवाइड करेगा। देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पे सोर्स और ये बैक्टीरिया, 5 स्टेप बैक टू बैक आपके सामने यहाँ पे खुद दिख रहे हैं। तो अगर आप प्रोसेस बनाते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो सिर्फ थ्योरी लिखने में बिलीव रखते हैं, बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखते हैं, कॉपी को भरते हैं और सोचते हैं कि पूरा मार्क्स गेन हो जाएगा। एक जो समराइज करके लिखते हैं, वो डायग्रामेटिकली दिखाते हैं, और थ्योरी काफ़ी शॉर्ट लिखते हैं, डायग्राम से एक्सप्रेस करते हैं अपनी बातों को। तो ज़्यादा बिल्कुल ट्रूली मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादा मार्किंग जो है वो इस तरह से जो नोट्स लिखते हैं, इस तरह से जो कॉपीज़ लिखेंगे उनको होगा। आप थ्योरी लिखिए, थ्योरी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरी आप आराम से लिख सकते हैं, थ्योरी को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जब आप पूरा ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो 2-3 पॉइंट थ्योरीज लिख कर भी आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छे से देखिए, प्रॉपर्ली देखिए, और इसको कॉपी में ज़रूर बना लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, जब आप ये कॉपी में बना रहे हों और साथ में थ्योरी पढ़ रहे हों, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, तो आप आराम से इस चीज़ को एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। दिस इज़ योर सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसके पहले आपने देखा सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। तो 2 टॉपिक्स बैक टू बैक आपके सामने और रेडी, है ना। फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ, जो कि फिर से होंगी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।